हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं 11th क्लास का सेकंड चैप्टर को बताने जा रहा हूँ, जो आपको पूरी तरह से नोट्स बता रहे हैं। ये आपका तीसरा वीडियो है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे गति के नियम v = u + at। अब यहाँ पर हम लोग इस किताब में हम लोग को जैसे किताब में दिया हुआ है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। v के लिए हम लोग v लिखेंगे और u के लिए v0 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। प्लस at हो गया। s = ut + ½ at²। x = हो गया v0 t। u के लिए यानी प्रारंभिक वेग के लिए v0 होगा t + 1/2 at² हो गया। v² = u² + 2as। v² = v0² + 2ax, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है, v है अंतिम वेग, v0 हो गया प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t हो गया समय और x हो गया विस्थापन, ठीक है। बस यही आपका इसमें पूरा का पूरा चलेगा। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तीनों फॉर्मूला को ग्राफ के द्वारा। तो क्वेश्चन जो रहेगा हम लोग का इस तरह से, वेग समय यानी कि vt ग्राफ द्वारा गति के नियम को निकालना, ठीक है। यही आपको ग्राफ दिया हुआ है। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस x एक्सिस पर लोग समय t को लेते हैं और इस हम लोग y एक्सिस पर वेग को लेते हैं। यहाँ पर आपका हो गया v0 यानी कि प्रारंभिक वेग और यहाँ हो गया अंतिम वेग हो गया। यहाँ a लिए, इस पॉइंट के लिए a ले लिए हैं, इस पॉइंट के लिए e लिए हैं, इस पॉइंट के लिए b, इस पॉइंट के लिए c, इस पॉइंट के लिए d और यहाँ पर मूल बिंदु o है। अब इसी ग्राफ पर हम लोग बनाएंगे, टोटल का टोटल सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किए हैं कि फिर से एक ग्राफ बना लिया यहाँ पर ताकि हम लोग को सामने में दिखाने में आसान रहे, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम लोग सामने रख के बनाते जाएंगे हम लोग। अब इसका हम लोग नोट्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पर माना कोई वस्तु t = 0 यानी कि 0 समय पर, हम मान लेते हैं समय में v0 प्रारंभिक वेग से चलना शुरू करता है, जो t = t समय यानी कुछ समय के बाद समय में अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेता है, जहां a त्वरण तथा x विस्थापन है, ठीक है। अब हम लोग को इसी ग्राफ से हम लोग सारा चीज सॉल्व करेंगे हम लोग, देखते जाइएगा ध्यान से। OE बराबर dB बराबर v हो गया। देखिए OE है ना, OE यानी कि ये BD है ना, A वाला और यहाँ से A वाला दोनों दोनों बराबर है, यानी कि A आपका v है। A हम लोग ले लिए थे v और A आपका v0 है, यहाँ से यहाँ तक v0 है और ये टोटल बड़ा वाला जो है वो आपका v है, ठीक है। तो यही हम लोग लिए यहाँ पावर। OE बराबर dB बराबर v हो गया। OA बराबर dc, ये OA है, OA बराबर dc। तो A v0 है तो A मेरा v0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया v0। एकदम अच्छी तरह से देखते जाना है। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। AE बराबर CB बराबर BD - DC। अब देखिए कहाँ कहाँ है AE है, यही है AE। तो AE जो है वो BC के बराबर है, क्योंकि एक आयत बन रहा है और आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो A वाला जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या किए हैं, BD - DC। BD देखिए यहाँ से B से लेकर D तक और उसको CD हम लोग हटा देते हैं,
तो v माइनस वी नॉट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपको v है और यहाँ से यहाँ तक v नॉट है, तो v में से v नॉट घटा देते हैं तो v माइनस वी नॉट बचता है आपका, ठीक है। यही हम लोग लिखे हैं यहाँ पर v माइनस वी नॉट लिखे हैं। अब यहाँ पर एंगल हम लोग लिए थे कौन बी ए सी, ठीक है, तो इसको हम लोग मान लिए थीटा मान लिए हैं, और ओ डी बराबर ए सी, ए सी, ये टी है तो ये मेरा टी ही हो जाएगा, क्योंकि आयत के आमने सामने का भुजा बराबर होता है। क्लियर है? चलिए, ये हो गया, ये इसका इंफॉर्मेशन हो गया, पूरा फिगर का पूरा इंफॉर्मेशन दे दिए हैं। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे अब हम, ठीक है। ये टेन त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ पर कहाँ है आपका त्रिभुज ए बी सी में, फोटो को बना लीजिएगा और उसके बाद सॉल्व कर सामने देखते रहेगा। पहले फोटो बना लीजिएगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। tan थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार, तो लंब हो गया किसी भी त्रिभुज में के सामने का जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है, और ये नीचे वाला हो गया आधार, तो लंब बटा आधार हो गया, यानी कि BC बटा AC हो गया। देखिए यहाँ पर लिखे हैं BC बटा AC हो गया, बराबर BC मेरा था, BC है v माइनस वी नॉट दे दिए, और यहाँ पर T हो गया, ठीक है। दैट इज A बराबर हो गया v माइनस वी नॉट बाय T हो गया। tan थीटा को हम लोग त्वरण के रूप में देते हैं, ठीक है, तो A बराबर हो गया v माइनस वी नॉट बाय T हो गया। अब A को इधर ला देते हैं, तो AT बराबर हो गया v माइनस वी नॉट हो गया, ठीक है। अब ये वी नॉट को बराबर किधर आते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो v बराबर वी नॉट प्लस AT हो गया। इसको हम लोग इधर लाए थे, वी नॉट प्लस AT हो गया। एक आपका सत्यापित हो गया, v बराबर वी नॉट प्लस AT आपका सत्यापित हो गया, लेकिन v बराबर u प्लस AT, यही फॉर्मूला में पढ़े थे 9th क्लास में पढ़े हम लोग। v बराबर u प्लस AT था ना, याद आ रहा हुआ आपको कुछ? यही था, u के स्थान पर लोग वी नॉट लेते हैं हम प्रारंभिक वेग के लिए। तो एक हम लोग फॉर्मूला सॉल्व कर लिए, सत्यापित कर लिए। अब अगला के लिए चलते हैं हम लोग। फिर समलंब चतुर्भुज AODB का क्षेत्रफल देखिए कहाँ है आपका AODB हुआ, तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया आपका। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ आयत OACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और चतुर्भुज आयत हो गया ये वाला AODC का क्षेत्रफल, है ना। ये आयत हो गया आपका और ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई रहता है ना। देखिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। अब 1/2 हो गया आधार गुने ऊंचाई, आधार क्या आता है 1/2 आधार हो गया आपका AC। फोटो देखते रहिए, किताब कॉपी में बना लीजिए फोटो, और उसके बाद देख के करते रहना है। आधार हो गया AC और ऊंचाई हो गया आपका BC, यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ लंबाई गुने चौड़ाई देखिए, तो लंबाई आपको है ना AC या OD, और ये चौड़ाई हो गया AO या CD, दोनों के दोनों चौड़ाई हो गया हम लोग को, आई हो गया दोनों लंबाई हुआ, तो कोई एक ही लेंगे हम लोग। यहाँ हम लोग ले लिए हैं AC इंटू CD ले लिए हैं 1/2 इंटू AC क्या था मेरा T था, और BC था v माइनस वी नॉट था। देखिए AC है T और ए वाला v माइनस वी नॉट था, ठीक है, ले लिए हम लोग, प्लस AC हो गया यहाँ पर T और CD हो गया वी नॉट हो गया,
ये आपका नोट्स तैयार करवा रहे हैं मैं। इक्वल टू 1/2 इंटू टी इंटू अब वी माइनस वी नॉट। अब ये लोग शो कर चुके हैं वी माइनस, कहाँ गया, वी माइनस वी नॉट। ठीक है, देखिए वी माइनस वी नॉट है ऊपर में, इतना बराबर 80 होता है। यहाँ वी माइनस वी नॉट के लिए हम लोग 80 रख दिए प्लस वी नॉट टी हो गया। ठीक है, देखिए वी माइनस वी नॉट की जगह पर 80 रखे थे हम लोग, यहाँ पर लिख दिए हैं 80 बराबर वी माइनस वी नॉट रखे हैं। अब यहाँ पर से क्या कीजिए 1/2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1/2 टी स्क्वायर हो गया और ए को यहाँ रख दीजिए ऐसे, तो 81/2 80 स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया वी नॉट टी को रख दिया हम लोग। ठीक है, अब यही जो था ना आपका समलंब चतुर्भुज का लिखे थे हम, AODB का क्षेत्रफल, यही आपको कहलाता है x, यानी कि विस्थापन हो गया। ठीक है, तो विस्थापन बराबर हो गया वी नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला का सत्यापन हो गया ग्राफीय विधि से। क्लियर है? चलिए अब हम तीसरा विधि के लिए तीसरा सूत्र पे चलते हैं। तब विस्थापन x बराबर वी प्लस वी नॉट बाय 2 इंटू टी। ठीक है, ये विस्थापन हो गया हम लोग को। विस्थापन बराबर होता है, विस्थापन में क्या होता है हम लोग का है वी प्लस वी नॉट, यानी कि ये हो गया वेग गुना समय, ये औसत वेग कहलाता है। तो औसत वेग गुना समय हो गया वी प्लस वी नॉट बाय 2। ठीक है, वी प्लस वी नॉट बाय 2 इंटू, अब एक टी है, टी के स्थान पर वी माइनस वी नॉट बाय ए लिख देते हैं। ये देखिए टी बराबर वी माइनस वी नॉट बाय ए हो गया। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था, देखिए पहला था ना आपको यहाँ पर ए टी इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, तो ए टी को रखिए और ए को इधर लाइए, ये नीचे चला जाएगा, ऊपर का नीचे चला गया, तो टी बराबर होगा वी माइनस वी नॉट बाय टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए v प्लस वी नॉट इंटू वी माइनस वी नॉट हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, याद है ना आपको ये वाला फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। यही फार्मूला को हम लोग लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी फलना पर बेस्ट पर लगाया है। और यहाँ पर हो गया 2 और ए, 2 हो गया, यहाँ हो गया x विस्थापन हो गया। अब इसको रिप्लेस कर दीजिए इधर, ये हो गया 2x बराबर वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर हो गया। अब ये वी नॉट को क्या करते हैं कि बराबर के इधर लाते हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2ax वी नॉट हो जाएगा इस तरीके से, 2ax प्लस वी नॉट स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर हो गया, है ना ये ना। अब इसी को क्या कहते सजा के ले देते हैं, वी स्क्वायर क्या नहीं देते हैं बराबर वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा विधि, तीसरा सूत्र हो गया हम लोग को का सत्यापन हो गया ग्राफीय विधि से। ठीक है, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगला हम लोग का है उदाहरण 2.2, कलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त करें। या इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कलन विधि द्वारा गति के नियम को हल करें। तीसरा है आपका, या इसी को हम लोग इस तरह बोल सकता है क्वेश्चन, कलन विधि द्वारा निम्न को सिद्ध करें, यानी कि v बराबर वी नॉट प्लस ए टी, पहला हम लोग हो गया। दूसरा हो गया x बराबर वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग कलन विधि यानी कि कैलकुलस के मेथड से हम लोग को बनाना है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग हल सूत्र से,
त्वरण ए बराबर होता है dv बाय dt, यानी कि वेग बटा समय। त्वरण ए बराबर वेग बटा समय होता है। समय वेग के लिए हम छोटा सा लिए थे और समय छोटा सा समय है, तो क्या करते हैं कि dv और a dt को इधर लाते हैं बराबर के इधर, तो a dt हो जाएगा। देखिए a dt लिख दिए और dv लिख दिया, यहाँ पर dv बराबर a dt हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग है, दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों ओर समाकलन करने पर, यानी कि इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन का थोड़ा सा सूत्र समझा देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि ये इंटीग्रेशन साइन कहलाता है, x दी पावर n dx हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका फॉर्मूला, x दी पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, यही आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। n का मतलब होता है कोई भी नंबर रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि x बार 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस x पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 प्लस c हो गया आपका, ठीक है। यही इंटीग्रेशन हो गया आपका। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 और 1 5 हो गया, नीचे भी 5 हो गया, प्लस c हो गया, ठीक है। कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। x की पावर -5 कर दीजिए, मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन करना आपको है, इसका इंटीग्रेशन करना आपको, तो क्या हो जाएगा, x पावर -5 और यहाँ पर +1 हो गया। बस फॉर्मूला को आपको सॉल्व कर देना। देखिए x पावर n+1 है, n+1 है, इसी बार हमको सॉल्व कर रहे हैं। मैं -5 + 1 प्लस c, x की पावर -4 बाय -4 प्लस c हो गया, ठीक है। अब ये माइनस को हम यहाँ रख सकते हैं, -x की पावर -4 बाय 4 प्लस c। बस यही आपको फॉर्मूला याद रखना है और इसी पर हम लोग बनाएंगे। अब इसी को क्या करते हैं कि हम लोग, ये अनिश्चित था फॉर्मूला हम लोग को, अब निश्चित वाला फॉर्मूला को हम लोग इसी में देख लेते हैं, इसी को, ठीक है। तो निश्चित वाला में क्या हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पर a और b लगा देंगे, सिर्फ लिमिट लगा देते हैं हम लोग। अब लिमिट लगा के बाद देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए लिमिट वाला में क्या हो जाएगा, हम लोग a to b हो जाएगा, x की पावर n dx हो गया। अभी हम लोग निकाले थे इसको, x की पावर n+1 बाय n+1 हो गया। अब लिमिट में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे बैठा देते हैं, a to b हो गया, ठीक है। अब n+1 को बाहर कर दीजिए और अंदर हो गया हम लोग को x की पावर n+1 और यहाँ हो गया a to b हो गया, यहाँ हो गया 1 बाय n+1 और यहाँ x के स्थान पर क्या रखना है आपको, b रखना है पहले, तो b पावर n+1 माइनस और a को रखना फिर से है, तो a दी पावर n+1 हो गया। बस यही आपको ध्यान देना है, जब भी लिमिट रहेगा आपका इस टाइप से, a to b x दी पावर n dx बराबर यहाँ पर 1n+1 और यहाँ अंदर में कर दीजिएगा b, ऊपर में जो रहेगा आपको शुरुआत में लिखना है n+1 माइनस a दी पावर n+1, यही आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बस यही ध्यान देना है। हम आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए dv बराबर a dt हम लोग कहते हैं, तो दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं कि इस समाकलन का साइन लगा देते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन और हिंदी बोलते हैं समाकलन। यहाँ पर वेलोसिटी यानी कि वेग लिखा, तो v0 और यहाँ हो गया v हो गया, v0 हो गया क्या आपको प्रारंभिक वेग, ये हो गया अंतिम वेग हो गया।
यहाँ पर समय लेते हैं तो प्रारंभिक वेग हम लोग मान लेते हैं 0 था और कुछ समय के बाद मेरा समय t है, a dt हो गया। अब a को बाहर कर दीजिए, ठीक है, स्थिरांक है, और इसको हम लोग को समाकलन करना है, dt को समाकलन करना है 0 to t से, ध्यान दीजिएगा इसी पर, ठीक है। और dv बराबर होता है हम लोग को है v, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद रखिएगा हमेशा, इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखिएगा कि dx, जब भी dx रहेगा ना ऐसा, तो इसका फार्मूला x होता है, ठीक है। dv रहेगा तो इसका हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन v हो जाएगा। मान लीजिए कि इंटीग्रेशन dy रहता है तो ये हो जाएगा आपको y हो जाएगा, ठीक है। कोई भी रहेगा आपको dA समाकलन dA, तो क्या हो जाएगा आपको, ये a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। तो यहाँ पर हो गया dv के लिए v हो गया, v नॉट टू v हो गया, बराबर हो गया a, यहाँ पर dt था ना, देखिए dt t हो गया 0 to t हो गया। अब इसको बैठा दीजिए, तो शुरुआत में इसको रखते हैं v और इसके बाद में रखते हैं माइनस के रूप में लोग, तो v माइनस v नॉट हो गया बराबर a। यहाँ पर शुरू में था t रख दिए और यहाँ पर 0 था, माइनस 0 कर दिया हम लोग, तो v माइनस 0 v नॉट इक्वल टू हो गया a t माइनस 0 हो गया, ठीक है। तो t माइनस 0 0 तो t बचा है बराबर, तो ये लिख दिए थे, और ये v नॉट को क्या कीजिए कि बराबर किधर ला दीजिए, तो बराबर किधर लाए थे, इधर क्या v बराबर v नॉट प्लस, अब a को t से गुना कर दिया तो at हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला फार्मूला का सत्यापन हो गया, क्लियर है। अब आगे चलते हैं दूसरे फार्मूला के लिए। फिर औसत वेग v बराबर होता है dx बाय dt, dx क्या है विस्थापन और dt क्या है समय, छोटे से समय में छोटा सा विस्थापन हुआ है, इसलिए dx बाय dt को छोटा सा लिखे। d का मतलब होता है, d के लिए हम लोग लेते हैं डिफ्रेंशिएशन और छोटा के लिए लेते हैं, तो dx और dt को इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा v dt लिख दिए और dx को यहाँ लिखते हैं, तो dx बराबर हो गया v dt। अब ये दोनों तरफ जो किए थे ना समाकलन, वैसा यहाँ भी करने जा रहे हैं, दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ समाकलन का साइन दे दीजिए, 0 to x हो गया dx, यानी कि शुरुआत में जो विस्थापन था वो मेरा 0 था, अब कुछ समय के बाद विस्थापन था तो x हो गया, यहाँ पर भी हो गया इक्वल टू बराबर समाकलन v dt हो गया। अब v का फार्मूला हम लोग अभी देख चुके हैं, v नॉट प्लस a dt होता था, v की जगह पर v नॉट प्लस a t लिख दिए इंटू dt स्क्वायर, dt हो गया यहाँ पर, ठीक है। 0 to t हो गया, ये 0 to t हम समय, प्रारंभिक समय हो गया 0 और अंतिम समय हो गया t हो गया। यहाँ पर देखिए 0 समय समाकलन x, 0 to समाकलन x dx इक्वल टू 0 to t, इसको इंटीग्रेशन साइन बोलते हैं, v नॉट dt। अब ये dt जो था यहाँ इससे गुना कर देते हैं, फिर इससे हम लोग गुना करते हैं, तो v नॉट dt हो गया प्लस यहाँ पर at, ये वाला at और dt को गुना कर देते हैं, 0 to t हो गया, ठीक है। तो ये v नॉट को तो हम लोग बाहर कर रख देंगे, यहाँ पर देखिए इसको तो जो कहते हैं उतार दिए, यहाँ पर v नॉट को बाहर कर देते हैं, v नॉट, और t को हम लोग समाकलन करेंगे, 0 to t dt हो गया प्लस a को यहाँ बाहर रखेंगे और यहाँ पर t dt हो गया, ठीक है। अब a dx था तो एक बताते कि x हो जाता है 0 to x हो गया है, v नॉट यहाँ भी dt था तो t हो जाएगा 0 to t हो गया प्लस a। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर t है के पावर में 1 छुपा हुआ है, अभी तो आपको इंटीग्रेशन बताए थे हम, ठीक है, 1 छुपा रहता है, t बताया था ना, देखिए ऐसा था इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन को समाकलन बोलते हैं, ऐसा जब रहता है ना तो यहाँ पर 1 छुपा रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 बाय 1 + 1 हो गया, यानी कि कितना हो गया, x⁴ 2/2 हो गया, है ना। बस यही ध्यान देना आपको है।
तो यहाँ पर t² हो गया, 0 to t हो गया। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, x को रखिए यहाँ पर 0 माइनस 0 हो गया, x माइनस 0 हो गया बराबर v0 t माइनस 0 हो गया यहाँ पर प्लस हाफ a t² माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर t था तो t² रख दिया, 0 का स्क्वायर 0² माइनस 0² हो गया। ठीक है, अब x माइनस 0 बराबर x हो गया, t माइनस 0 बराबर t हो गया, तो v0 t लिख दिया यहाँ पर प्लस हाफ a t² हो गया, क्योंकि यहाँ 0 का स्क्वायर जो था वो 0 हो गया, खत्म हो गया, तो हाफ a t² हो गया यहाँ पर। x बराबर v0 t प्लस हाफ a t² हो गया। ये हो गया आपका सॉल्यूशन दूसरे सूत्र का। ठीक है, दूसरे सूत्र का हम लोग सत्यापन कर दिया। अब तीसरे सूत्र के लिए आते हैं हम लोग पुनः। त्वरण a बराबर dv/dt होता है, a यानी कि त्वरण a बराबर वेग बटा समय। ठीक है, अब वेग बटा समय है तो थोड़ा सा हम लोग इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। dv/dt, इसको dv/dt कर देते हैं इस तरह से, इंटू dx/dx, ये हम लोग अपने तरफ से इंक्लूड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। dx/dx यदि हम लोग हटा देते हैं तो फिर वही बच जाएगा, तो हम लोग dx/dx रखें। अब क्या करते हैं कि a dx को यहाँ रख देते हैं और dt को यहाँ रख देते हैं। तो देखिए dx रखें, इसको यहाँ रख दिए और इसको यहाँ रख दिए और dt रख दिया यहाँ पर, हो गया। अब यहाँ पर देखिए a बराबर dv/dx हो गया, इंटू ये dx/dt जो था वो हमारा v के बराबर हो गया। देखिए यहाँ पर v बराबर dx/dt था, ये विस्थापन बटा समय हो गया, इसी को हम लोग यहाँ रखे हैं, v हो गया आपका यहाँ पर। अब dx को इधर गुना कर दीजिए तो a dx हो जाए, तो a dx लिख दिया। आप v dv को ऐसे लिख दीजिए, v dv हो गया बराबर a dx हो गया। अब दोनों तरफ क्या करना कि समाकलन करना, दोनों ओर समाकलन करने पर इस समाकलन हो गया, v0 v dv हो गया इक्वल टू समाकलन 0 to x a dx हो गया। ठीक है, तो a को बाहर कर दीजिए और dx को समाकलन कर दीजिए, 0 to x dx हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो गया v dv था तो v²/2 हो गया, v0 v हो गया यहाँ पर बराबर a x माइनस 0, यानी कि x में से 0 घटाएंगे तो x बच जाएगा, यहाँ पर a x लिख दिया हम लोग। यहाँ पर देखिए 1/2 हो गया, तो 1/2 को बाहर कर दिए, यहाँ पर v था तो v² हो गया, और माइनस हम जानते थे माइनस होता है, माइनस v0 का स्क्वायर हो गया बराबर ax हो गया। अभी तुरंत हम बताए थे इंटीग्रेशन का निश्चित वाला, देख लीजिएगा वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये रखे थे हम लोग यहाँ पर 1/2 v² माइनस v0² हो गया बराबर ax हो गया। अब a2 को रिप्लेस कर दीजिए इधर इस साइड में, तो a2 जाएगा तो यहाँ पर 2ax हो गया, और 1 को इससे गुना करेंगे तो v² माइनस v0² हो जाएगा बराबर 2ax हो गया। ये v² हो गया बराबर v0², इसको बराबर किधर लाइए तो प्लस हो जाएगा, v0² प्लस 2ax हो गया। क्लियर है, तो ये हो गया आपका तीसरा सूत्र का सत्यापन कलन विधि द्वारा। पहले देखिए, उसके बाद आप नोट्स कीजिएगा, इसको ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको समझने के बाद कोई भी चीज़ बहुत आसान होता है। अगला उदाहरण हम लोग का है उदाहरण 2.3। किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से होता है, ऊपर से। जिस बिंदु से, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं हम। बिंदु से गेंद फेंकी गई है, धरती से उसकी ऊंचाई 25.0 मीटर है। ए में बोल रहा हम लोग का है गेंद कितनी ऊपर जाएगी, तथा बी में गेंद
धरती से टकराने के पहले कितना समय लेगी। जी बराबर हम लोग को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेना है, ठीक है, 9.8 में लेना है। अब यहाँ पर देखिए फोटो को पहले समझ लीजिए। यहाँ पर ये छत है, अभी इस छत से क्या किया कि ऊपर की ओर फेंका गया गेंद को, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लिया, ठीक है। अब फिर बोल रहा हम लोग को दूसरा क्वेश्चन में कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ गया था, अब यहाँ से फिर लौटेगा, अब यहाँ पर पहुँचेगा जमीन पर, ठीक है, जमीन पर पहुँचेगा, तो हम लोग को टोटल समय कितना लेगा, हम लोग कुल समय कितना लेगा, यही हम लोग दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में जो दिया था हम उसको लिख लेते पहले। बिंदु ओ से ए तक के लिए, बिंदु ओ से ए तक के लिए प्रारंभिक वेग हो गया हम लोग को v0 बराबर 20 मीटर पर सेकंड हो गया। हम लोग क्वेश्चन दिया था, यहाँ से जब फेंके थे ना लोग ना प्रारंभिक वेग, तो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका गया था ऊपर की ओर। 0 से ए तक लिया गया समय, 0 से ए तक जो लिया गया था हम लोग को समय, यहाँ से यहाँ तक जाने में लिया दिया था, वो t1 समय हो गया। अंतिम वेग क्या हो गया, v बराबर 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ पर कोई वस्तु पहुँचा है, जब मैक्सिमम दूरी पर जब पहुँचता है तो कोई वस्तु थोड़ा देर के लिए रुकता है, तो उसके बाद ही वो नीचे आएगा, इसलिए v बराबर क्या हो गया यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। समझ में आ रहा है, यही लिखे हम लोग यहाँ पर v0 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड और v बराबर हो गया 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। त्वरण ए बराबर जी हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, गुरुत्वीय त्वरण, उसको हम जी से इंडिकेट करते हैं। यहाँ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, क्योंकि किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है। अब पृथ्वी सो अपनी ओर नीचे खींचती है, लेकिन हम लोग विपरीत ओर फेंक रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया, ऊपर की ओर हो गया। इसलिए गति के प्रथम नियम से, प्रथम नियम क्या था हम लोग को, v बराबर v0 प्लस at होता है, तो t हम लोग लिए थे t1, इसलिए यहाँ पर t1 लिख दिया हमने, और t1 बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाइए तो v माइनस v0 और a मेरा नीचे चलाएगा, ठीक है। v आपका 0 था, माइनस v0 हो गया आपको 20 था, प्रारंभिक वेग था 20, तो 20 रख दिया। a आपको -10 हो गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ -10 हो गया। अब 0 में से -20 घटाएंगे तो -20 बचेगा, -10 हो गया, तो 10 दूनी 20 हो गया, यानी कि 2.0 सेकेंड आ गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया हम लोग को, फोटो में देखिए, किसी वस्तु को जब यहाँ से यहाँ तक फेंका गया था, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको समय लगा 2 सेकेंड का समय लगा, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पर निकाले अभी हम लोग, तो पहला आंसर आ गया हम लोग का 2 सेकेंड, अर्थात 0 से ए तक जाने में लगा समय t1 बराबर 2 सेकेंड हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं फिर दूरी OA के लिए, OA दूरी के लिए देखिए, O से लेकर A तक की दूरी के लिए, ठीक है, दूरी के लिए प्रारंभिक वेग क्या हो गया आपको, v0 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, समय t1 बराबर 2 सेकेंड हो गया, गुरुत्वीय त्वरण a बराबर g बराबर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ऊपर की ओर हो गया। और हम लोग दूरी निकालना है, इसलिए दूरी OA बराबर y बराबर v0। फोटो को आप सामने कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद समझते रहिएगा, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। y बराबर हो गया v0t प्लस हाफ GT स्क्वायर हो गया। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, v0 हम लोग को दिया था 20, t निकला था 2 सेकेंड प्लस हाफ, यहाँ हो गया g हो गया -10 और t हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 2 से कट गया 5 दूनी 10, और ये वाला 5 6 के 20, यहाँ पर 20 लिख दिया हम लोग, अरे 20 दूनी 40 हो गया, 40 से लीजिए, 40 माइनस 20, 40 में से 20 घटा दीजिए
तो 20 मीटर हो गया। यानी कि ओ से ए तक का जो दूरी जो था वो मेरा 20 मीटर हो गया। फिर हम लोग आते हैं ए से बी के लिए, ठीक है। देखिए ए से बी के लिए, तो ए कहाँ है, ए से बी के लिए, ये हम दूसरा फोटो बना लिए थे, थोड़ा आसान होता समझने में। तो ए से बी के लिए, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है सो 25 है, और यहाँ से यहाँ तक हम निकाले हम लोग 20 मीटर निकाले थे। तो टोटल दूरी कितना हो गया हम लोग, 45 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है ए से बी तक, वो 20 और 25 जोड़े तो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम लिखे यहाँ पर, y1 बराबर ए बी बराबर ए ओ प्लस ओ बी बराबर 20 प्लस 25, यानी कि 45 मीटर हो गया। उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण ए बराबर जी, चूँकि ऊपर से नीचे आ रहा है वस्तु, इसलिए प्लस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए, नीचे की ओर हो गया। माना समय टी बराबर माना समय बराबर T2 हो गया, यानी कि ए से बी तक आने में जो समय लगा था वो T2 मान लिया हम लोग, ठीक है। अब सूत्र का यूज करते हुए अब प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, V0 बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि वस्तु को हम यहाँ पहुँचा था, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक गया था, इसमें मेरा अंतिम वेग खड़ा था, लेकिन अब यहाँ वस्तु क्या हो रहा है कि नीचे की ओर आ रहा है। अब वही चीज़ जो था वो क्या बन जाएगा, मेरा V0 बन जाएगा, बनेगा ना। तो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रारंभिक से वो नीचे की ओर आ रहा है। तो y1 बराबर V0 T2 प्लस हाफ GT2 स्क्वायर हो गया। प्रारंभिक वेग जो था वो मेरा यहाँ पर 0 है, तो यहाँ हो गया 45, जो बराबर 0 इंटू T2 प्लस हाफ इंटू प्लस 10 लिए थे हम लोग इंटू T2 स्क्वायर हो गया। तो 2 पचे 10 कट गया, 5 T स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 0 से खत्म हो जाएगा मेरा। तो T2 स्क्वायर बराबर हो गया 45, और ये लोग 5 इंच चलाएगा, 45/5 हो गया। 9 5 45 कट जाएगा, ये 9 45 9 हो गया। यहाँ पर 9 का 3 का स्क्वायर कर देता है, 3 का स्क्वायर 9 ही कहलाता है। ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर दोनों कट गया 2 साइड में। तो T2 बराबर हो गया 3 सेकेंड हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु को यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकेंड लगा था। तो हम लोग कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड लगा था, और यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकंड लगा, यानी कि कुल टोटल हो गया हम लोग को 2 और जोड़ 3 हो गया, यानी कि 5 सेकंड हो गया। इसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिया, 3 सेकंड हो गया। इसलिए ए से बी तक आने में लगा समय T2 बराबर 3 सेकंड हो गया। अतः कुल समय T बराबर T1 प्लस T2, यानी कि 2 जोड़ 3 बराबर हो गया 5 सेकंड हो गया। यहाँ पर 2 है, ये 3 सेकंड हो गया, बराबर 5 सेकंड हो गया। आंसर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग पहुँचते हैं। उदाहरण 2.4, मुक्त पतन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु की गति का वर्णन कीजिए। वायु जनित प्रतिरोध की उपेक्षा की जब जा सकती है, ठीक है। यानी कि वायु का प्रतिरोध जो है, वायु जो हवा जो रुकावट डाल रहा है, उसको हम लोग को नहीं मान के चलना है। देखिए यहाँ पर हल, यदि किसी वस्तु को धरती के यानी कि पृथ्वी की सतह से थोड़ी ऊंचाई से गिराते हैं तो वह पृथ्वी की गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है।
जहाँ वायु प्रतिरोध नगण्य माना जाता है, इसे वस्तु का पतन मुक्त पवन होता है। उदाहरण 2.5 एनसीईआरटी का है, सेकंड चैप्टर के लिए। गैलीलियो का नियम, अंक संबंधित नियम। इस नियम के अनुसार विरामावस्था से गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में एक से प्रारंभ होने वाले विषम अंक अर्थात 1:3, 5:7 इस तरह पर बढ़ते जा रहे हैं। इस कथन को सिद्ध कीजिए। बहुत ही आसान है क्वेश्चन को, खाली क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए क्या करना हम लोग है। माना कोई वस्तु विरामावस्था से गिरती है, यानी कि जो विरामावस्था का मतलब हो गया रुका हुआ उस समय था। जैसे मान लीजिए एक कलम है, इसको हमें गिराना है, यहाँ पर रुका हुआ है ना, गिरा दिए। इस समय 0 था मेरा, तो प्रारंभिक उसी के तो प्रारंभिक में क्या हो जाएगा, v0 बराबर 0 मीटर पर सेकंड हो गया। तय की गई दूरी विस्थापन y बराबर हो गया, यहाँ पर y लिखे हैं, g नहीं है, y बराबर हो गया आपका v0t प्लस हाफ gt स्क्वायर हो गया। हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे ना, s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, बस वही वाला उसी को लिखे हम लोग g के फॉर्म में। तो ये v0 हो गया आपको 0 इंटू टी हो गया प्लस हाफ gt स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर हो गया। ये वाला खत्म हो गया मेरा 0 के कारण गुना कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए, यदि t बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, तो y0 हो जाएगा हम लोग को। y जो रखे ना हम लोग उसको y0 मान लेते हैं, तो y0 इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस हाफ g इंटू 0 यानी कि 0 हो गया। इसे वैल्यू पुट कर देना आपको आता है। यदि t बराबर टाउ लग देते हैं, तो y1 बराबर हो जाएगा क्या 1/2 g टाउ स्क्वायर हो गया। यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखे थे हम लोग देखिए निकाले थे, इसी में बैठाना है हमको। यदि t बराबर 2 टाउ, तो y2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 g 2 टाउ का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल टू 1/2 g, केवल g हो गया, और यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 4 टाउ स्क्वायर हो गया। यानी कि 4 को बाहर कर दीजिए और बाकी सबको अंदर रख दीजिए। तो 4 ब्रैकेट के अंदर में 1/2 g हो गया और टाउ स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको, ये 4y1 हो गया ना। यदि t बराबर 3 टाउ, तो हम लोग y3 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 g 3 टाउ स्क्वायर हो गया, 9 हो गया। 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 को बाहर कर दिया गया, और 1/2 g टाउ स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, 1/2 जी टी और टाउ स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया। अब 1/2 जी टाउ स्क्वायर जो है, ध्यान देखिए यहाँ पर 1/2 जी टाउ स्क्वायर है, तो y1 का है, इसलिए हमें y1 हम हर जगह पर लिखते जा रहे हैं, 9y1 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर हम कर देते हैं स्क्वायर, या अंदर में होगा। इसी तरह से t बराबर 4 टाउ रखते हैं, तो y4 बराबर हो जाएगा 1/2 जी 4 टाउ स्क्वायर हो गया है, बराबर 16 1/2 जी टाउ स्क्वायर हो गया, 1/2 जी टाउ है, तो y1 लिख दिया पर रेस से 16 हो गया है। इसी तरह से मेरा क्या होगा डॉट 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 ये बढ़ते जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका अंतराल निकालना है। विभिन्न समय अंतरालों में विस्थापन डेल्टा y1 बराबर होगा y1 माइनस 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर y1 में से y0 को हम लोग घटा देते हैं,
तो 1/2 जी टाउ स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो बस यही बचेगा ना। यहाँ लिख दिया हमने, पूरा डिटेल से आपको बनाना है जैसे बनाया हुआ है यहाँ पे। तो y1 माइनस 0 बराबर हो गया y1 हो गया। विस्थापन डेल्टा y2 हो गया। तो y2 पे क्या होगा, y2 माइनस y1, तो बराबर हो गया क्या 4y1 माइनस y1। y2 देख लीजिए पीछे 4y1 है, देख सकते हैं, देखिए y2 है ना, तो y2 क्या था 4y1 था और यहाँ पर y1 हो गया। तो 4y1 में से y1 घटा देते हैं तो 3y1 बच जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, डेल्टा y3 माइनस y2, तो y3 हो गया आपका 9y1 और y2 हो गया 4y1 हो गया बराबर 5y1 हो गया। डेल्टा y4 ये अंतर निकाल रहे हैं विस्थापन, y4 माइनस y3, तो y4 हो गया 16y1 माइनस y3 हो गया तो 9y1 इक्वल टू 7y1 हो गया। डॉट 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 इस तरह से हम लोग आगे बढ़ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इसका अनुपात यदि देते हैं हम लोग है तो क्या आएगा। यहाँ पर देखिए 1y1 है, 1y1 डेल्टा y1 बराबर 1y1 हो गया। सॉरी देखिए यहाँ पर देखिए डेल्टा y1 बराबर 1y1 हुआ, ठीक है। दूसरा अंतर देखिए, डेल्टा y2 बराबर 3y1, डेल्टा y3 बराबर 5y1, डेल्टा y4 बराबर 7y1, डेल्टा 5 बराबर 9y1 होगा ना। सब विषम संख्या रहा, 3, 5, 7 ये सब विषम संख्या है, यही हम लोग को बताना था। अतः यहाँ हम पाते हैं कि विभिन्न समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात 1:3:5:7 डॉट 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 इस तरह होगा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हो गया 2.5 का सॉल्यूशन। पूरा अच्छी तरह से एकदम देख के बनाइएगा, सिर्फ पहले समझना है उसके बाद ही बनाना है, ऐसे उतारने से कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है उदाहरण 2.6, वाहनों की अवरोधन दूरी। अवरोधन दूरी से हमारा अभिप्राय, अवरोधन माने रुकना होता है, रुकना। अभिप्राय उस दूरी से है जो गतिमान वस्तु ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पहले चल चुकी होती है, ठीक है। मान लें कि कोई गाड़ी चल रहा है, उसे ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक जब लगाते हैं थोड़ा दूर तक चलता है आगे की ओर, तो कुछ दूरी तय किया, उसके बाद हम लोग को रुका हो। सड़क पर गतिमान वाहनों की सुरक्षा के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण कारक है। यह दूरी वाहन के प्रारंभिक वेग v0 तथा उसके ब्रेक की क्षमता या ब्रेक लगाए जाने के परिणाम स्वरूप वाहन में उत्पन्न मंदन -a पर निर्भर करती है। त्वरण जब लेते हैं तो +a लिखते हैं, मंदन जब लिखते हैं तो -a हो गया। मंदन माने ब्रेक लगने पर। किसी वाहन की अवरोधन दूरी के लिए v0 तथा a के पदों में व्यंजक निकालिए, ठीक है। हल, माना वस्तु की प्रारंभिक वेग v0 तथा वस्तु की अंतिम वेग v बराबर 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि गाड़ी रुक गया था, तो अंतिम वेग हम लोग को 0 हो गया। त्वरण हो गया a हो गया। ब्रेक लगाने पर उत्पन्न मंदन, मंदन मतलब हो गया -a हो गया हम लोग को।
त्वरण ए पॉजिटिव लेते हैं एवं वस्तु रुकने से पहले तय की गई दूरी, ये हो गया डी हो गया आपका। ठीक है, तो गति के समीकरण द्वारा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AD हो गया। तो वी हम लोग को 0 हो गया, 0 का स्क्वायर बराबर यू हो गया हम लोग को V0 स्क्वायर प्लस 2, और त्वरण जो देते वो माइनस ये थे क्योंकि ब्रेक लगा था, ये डी हो गया। 0 का स्क्वायर 0 हो गया बराबर V0 स्क्वायर माइनस 2AD हो गया। अब ये माइनस 2AD को इधर लेते आइए, इधर प्लस हो जाएगा, बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, बराबर V0 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा आपको V0 स्क्वायर ये वाला, और 2A को बराबर के इधर लाइए तो नीचे चला जाएगा, तो V बटा 2A हो गया। डी बराबर V0 स्क्वायर बाय 2A हो गया। यही होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को है, ये मेरे तरफ से है क्वेश्चन, किताब का नहीं है। यदि वाहन की प्रारंभिक वेग को इसी आधार पर बता रहे हैं, यदि वाहन की प्रारंभिक वेग को दुगना कर देते हैं तो वाहन ब्रेक लगाने के बाद कितनी दूरी पर रुकेगा। उत्तर में समान चाल वेग से ब्रेक लगाने के बाद वाहन द्वारा चली गई दूरी डी बराबर हो गया V0 स्क्वायर बाय 2A हो गया। यदि प्रारंभिक वेग दुगना कर दिया जाए तो नई वेग क्या हो जाएगा V0 डैश बराबर 2V0 हो गया, यानी पुराना का दुगना हो गया, V0 डैश लिखते हैं, इसलिए नई दूरी डी डैश हो जाएगा बराबर V0 डैश का होल स्क्वायर बाय 2A हो गया। अब V0 डैश के लिए हम निकाल चुके, देखिए लिखिए 2V0, तो 2V0 का होल स्क्वायर हो गया बटा 2A हो गया यहाँ पर, तो दो दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो गया V0 स्क्वायर बाय 2A हो गया बराबर। अब इस 4 को बाहर कर दीजिए और V0 स्क्वायर बाय 2A, V0 स्क्वायर बाय 2A, देखिए यहाँ पर V0 स्क्वायर बाय 2A क्या था, डी था, अब इसके जगह पर डी रख देते हैं, इसकी जगह पर डी रख दिया तो 4D हो गया, यानी कि डी डैश बराबर 4D, यानी कि नया दूरी जो है वो यदि वेलोसिटी को प्रारंभिक वेग को दुगना कर देते हैं तो वो 4 गुना दूरी पर जाके रुकेगा, ये इसके कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, यानी कि नया जो दूरी है यानी प्रारंभिक वेग को दुगना कर देते हैं तो वो 4 गुना दूरी पर जाके गाड़ी रुकेगा मेरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पिछला वाला गई था, अतः प्रारंभिक को दुगना करने पर वाहन चौगुनी दूरी पर रुकेगा। अभी जो बताया था आपको, पहला क्वेश्चन हम लोग का उदाहरण 2.7, एक क्वेश्चन बहुत लंबा है, किताब से देख लेंगे आप लोग, हम पढ़ के सुना देते हैं अपना 2.7। प्रतिक्रिया काल, कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि हमसे तत्क्षण यानी कि बहुत तुरंत विलंब नहीं, बहुत तत्क्षण छोटे समय में कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है, किंतु अनुक्रिया व्यक्त करने से में हमसे कुछ समय लग जाता है। प्रतिक्रिया काल किसी व्यक्ति को घटनाक्रम देखने में, उसके विषय में सोचने में तथा कार्यवाही करने में लगने वाला समय है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सड़क पर कार चला रहा है और अचानक रास्ते में एक लड़का सामने आ जाता है, तो कार में तेजी से ब्रेक लगाने के पहले व्यक्ति को जो समय लग जाता है उसे प्रतिक्रिया काल कहेंगे। प्रतिक्रिया काल परिस्थिति की जटिलता एवं व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है।
आप स्वयं का प्रतिक्रिया काल एक साधारण प्रयोग द्वारा माप सकते हैं। आप अपने मित्र को एक रूलर यानी कि स्केल दें और उससे कहें कि वह आपके हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में यानी कि ऐसे करके पकड़ना है आपको, ठीक है? चाहे ऐसे ऐसे करके पकड़ लीजिए आप और ऐसे करके छोड़ना पड़ेगा आपको। छोड़ा जाए, रूलर ऊर्ध्वाधर दिशा में गिरा दें। ज्यों ही रूलर को छोड़ा जाता है, छोड़ा जाए आप उसे पकड़ लें, यानी कि जैसे हम लोग छोड़ेगा ना ऐसे छोड़ना है, नीचे हम लोग को पकड़ लेना है, तो उसे पकड़ लें। इन दोनों घटनाओं रूलर को छोड़ने तथा आपके द्वारा पकड़ने के बीच लगे समय t तथा रूलर द्वारा चली गई दूरी d को नाप लें। किसी विशेष उदाहरण में d बराबर 21.0 सेंटीमीटर है, तो प्रतिक्रिया काल की गणना कीजिए। यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन बहुत ही छोटा है। देखिए हल, रूलर मुक्त रूप से गिरता है, यानी कि हम लोग जो ऐसे पकड़े थे, ठीक है, ऐसे पकड़े थे, इसको छोड़ रहे हैं, तो इस समय क्या था मेरा ये प्रारंभिक वेग 0 था, तो लिखेंगे प्रारंभिक वेग v0 बराबर 0, त्वरण a बराबर g, चूंकि ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए प्लस हो जाता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। प्रतिक्रिया काल t बराबर t हो गया, प्रतिक्रिया काल t हो गया। तय की गई दूरी d बराबर, यानी कि छोड़ने से लेकर पकड़ने तक में 21 सेंटीमीटर दूरी तय कर लिया था। तो गति के समीकरण से s बराबर v0 t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। डी एस के जगह पर डी रख देंगे, इक्वल टू v0 के जगह पर 0, क्योंकि हम लोग प्रारंभिक वेग 0 था, इंटू टी हो गया प्लस हाफ प्लस जी टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। ये तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा मेरा, तो डी बराबर हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, यानी कि टी को निकालना है आपको। टी बराबर क्या हो जाएगा, इस सब को उठाकर इधर ले आइए, ठीक है। जैसे कि आपको टी है, टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको लाइएगा इधर ना, तो 2 यहाँ आएगा तो 2 पर चला जाएगा, 2d, और ये जी नीचे चल जाएगा, और ए स्क्वायर को बराबर इधर लाएगा तो रूट आ जाएगा। यही हम लिख दिए यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया आपको टी बराबर रूट अंडर 2d बाय जी हो गया, इसलिए टी बराबर रूट अंडर, अब डी का वैल्यू पुट कर दीजिए 0.21 हो गया, बटा जी का मान दिया 9.8 है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये लगभग 0.2 सेकेंड आ जाएगा आपका, ठीक है, ये 0.2 सेकेंड आ जाएगा। अतः प्रतिक्रिया काल टी बराबर 0.2 सेकेंड हो गया। ये हो गया आपका आंसर, और ये आपका नोट्स पूरी तरह से कंप्लीट होता है सेकेंड चैप्टर का, ठीक है। सब ये पूरा नोट्स तैयार हो गया आपका। अब हम लोग इसके अध्याय के अभ्यास के बारे में चलेंगे, और उसके बाद हम फिर दूसरा चलेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय श्री राम।